दोस्तों गणेशा वर्ल्ड के YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम दोस्तों पढ़ने वाले, देखो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था संघट्ट। ये संघट्ट नाम का जो टॉपिक है ये क्या होता है। संघट्ट जो है ना कौन कौन से टाइप के संघट्ट होते हैं, है ना। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, संघट्ट से संबंधित सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और इसके अलावा इस पूरी जो आपका जो इस चैप्टर के जितने वीडियो हैं सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप देख लेंगे तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छे से आप समझ पाओगे इस टॉपिक को, क्योंकि वो तो एक क्रम रहता है भाई, किसी भी चीज़ का एक क्रम होता है। आप क्रम से पढ़ोगे तो ज़्यादा आप बेटर सीख पाओगे, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब एक विमीय संघट्ट, एक विमीय संघट्ट, और एक विमीय में एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समझेंगे, पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है इसका, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना हम क्वेश्चन को पूरा समझेंगे टॉपिक वाइज, एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को। तो क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन भाई इसका बनता है कि जो है ना एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में, जो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट होता है इसमें सिद्ध कीजिए कि पिंडों के पास आने का आपेक्षिक वेग, जो पिंड होते हैं ना, पिंड पास आते हैं तो उनका आपेक्षिक वेग होता है, वो पिंडों के दूर जाने के आपेक्षिक वेग के कैसा होता है, बराबर होता है। ये उसमें बताया गया है, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन इसमें किस टाइप से पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन आप जब कर लोगे ना, कराऊंगा मैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दो पिंडों के एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए सिद्ध कीजिए कि संघट्ट से पूर्व आपेक्षिक वेग बराबर माइनस संघट्ट के बाद आपेक्षिक वेग। मतलब सीधी सी बात है, संघट्ट के पूर्व आपेक्षिक वेग जो होता है संघट्ट के बाद आपेक्षिक वेग के बराबर होता है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अब समझो, देखो मेरे भाई, एक विमीय संघट्ट है, ये क्वेश्चन है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, ठीक है ना। तो सुनो, आप चीजों को समझना। अब एक विमीय मतलब एक सीधी सरल, एक विमीय का मतलब क्या होता है, एक विमीय का मतलब होता है सीधी सरल रेखा में, ठीक है। एक विमीय का मतलब होता है सीधी सरल रेखा में, मतलब जानते हो ना। द्विविमीय का मतलब एक समतल में होता है, और त्रिविमीय का मतलब होता है स्पेस आकाश में। बट हमसे एक विमीय बोला, तो एक विमीय मतलब एक सीधी सरल रेखा में संघट्ट होगा। इस टाइप की जो सरल रेखा दिख रही है, इस टाइप की सरल रेखा में संघट्ट होगा। अब प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, तो मेरे भाई प्रत्यास्थ संघट्ट, एक विमीय प्रत्यास्थ है ना, तो प्रत्यास्थ का मतलब होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट वह संघट्ट होता है जिसमें क्या होता है, जो आपका संवेग होता है, जो आपका संवेग होता है, ये संवेग जो है ना वो नियत रहता है। संवेग कैसा रहता है भाई, नियत रहता है। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, जो संवेग होता है वो नियत होता है, संवेग बदलता नहीं है। मतलब इस संघट्ट में क्या होता है, संघट्ट के पूर्व जो संवेग होता है, संघट्ट के बाद भी वही संवेग होता है। संघट्ट से पूर्व जो संवेग रहेगा, संघट्ट के बाद भी वही संवेग रहने वाला है। यहाँ पर संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें तो। और अगर आप प्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें तो और इसमें क्या होता है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट जो होता है उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा भाई, गतिज ऊर्जा, वो भी संघट्ट के पूर्व की जो गतिज ऊर्जा होती है वो संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब गतिज ऊर्जा भी कहें तो नियत रहती है। तो इन कुछ चीज़ों को आप याद रख लोगे तो इसमें हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली भाई, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, संघट्ट मतलब क्या होता है, टकराना। संघट्ट का मतलब क्या होता है, टकराना। एक विमीय है, एक सीधी सरल रेखा में होगा। प्रत्यास्थ है मतलब इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों नियत रहने वाले हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इनकी हेल्प से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। चलो, तो पहले एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट को समझते हैं। तो मान लेते हैं मेरे भाई, हमारे पास ये दो कण हैं या दो पिंड हैं, ठीक है। ये एक पिंड हमारे पास ये है, ये आपका m1 द्रव्यमान का है, और ये जो कण है वो आपका u1 वेग से गति कर रहा है, और एक हमारे पास ये दूसरा कण है, ठीक है। ये जो दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m2, और मान लेते हैं ये जो है ना आपका u2 वेग से गति कर रहा है, u2 वेग से गति कर रहा है। ये दो हमारे पास कण हैं, m1 और m2 द्रव्यमान के हमारे पास दो कण हैं। ये जो u1 वेग से गति कर रहा है और ये u2 वेग से गति कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, जो u1 वेग है इसकी वैल्यू क्या है, u2 से ज़्यादा है।
U1 वेग आपको दिख रहा है ना, U1, ये वाला U1, इसका जो वेग है वो ज़्यादा है, किससे है, U2 से। अब इसका वेग ज़्यादा मतलब ये वाला जो कण है वो तेज गति कर रहा है, तेज गति से गति कर रहा है, और ये वाला जो कण है वो कम वेग से गति कर रहा है। तो जब एक समय ऐसा आएगा कि दोनों पिंड क्या होंगे, आपस में टकरा जाएंगे, क्योंकि एक ही सरल रेखा में गति कर रहे हैं। इसका वेग ज़्यादा है तो ये आपस में क्या होंगे, टकरा जाएंगे। जब आपस में टकरा जाएंगे तो इन भी पिंडों में क्या होगी, एक टक्कर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, टक्कर हो जाएगी। तो टक्कर हो जाएगी तो जो ये देखो ये दो कण हैं, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि इनके दोनों कणों में क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। दोनों कणों में क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। अब दोनों कणों में टक्कर जब होगी तो इनके वेग क्या होंगे, बदल जाएंगे। हमारे अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं इनके वेग क्या होंगे, बदल जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, हम चल रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। अगर कोई हमें टक्कर मार दे पीछे से आके, ठीक है, तो एकदम हम ज़्यादा वेग हो जाएगा ना, तो क्या होगा, वेग बदल जाएगा। जैसे ही इनके अंदर टक्कर होगी तो इनके वेग में क्या हो जाएगा भाई, परिवर्तन हो जाएगा, वेग बदल जाएंगे। तो हम मान लेते हैं फिलहाल की कंडीशन में कि जब इनमें टक्कर होगी तो इनके वेग बदल जाएंगे। तो मान लेते हैं जो M1 द्रव्यमान का जो कण था वो मान लेते हैं आपका V1 वेग से गति करने लगा, और जो आपके पास M2 द्रव्यमान का कण था, M2 द्रव्यमान का कण था, वो मान लेते हैं आपका V2 वेग से गति करने लगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं चीज़ों को? बोलो, एक सेकंड, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है इसलिए हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आपको दिख गया होगा पूरा, ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ पर, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया है, M1 और M2 द्रव्यमान के जो दो कण थे, ठीक है, जो U1 और U2 वेग से गति कर रहे हैं, लेकिन U1 का मान U2 से ज़्यादा है, ये वाले कण का वेग ज़्यादा है। तो एक समय ऐसा आएगा जो संघट्ट कर जाएंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। जब टकरा जाएंगे तो इनके वेग क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, और वेग परिवर्तित हो जाएंगे तो मान लेते हैं ये V1 वेग से गति करने लगा और ये V2 वेग से गति करने लगा। ठीक है, ये आपका क्या है, संघट्ट से पूर्व, संघट्ट से पूर्व, ये संघट्ट से पूर्व की स्थिति है, और ये जो है स्थिति वो है संघट्ट के बाद की स्थिति है। ये आपके संघट्ट के पूर्व की स्थिति है और ये संघट्ट के बाद की स्थिति है। अब ये संघट्ट आप समझ गए, अब हम इसको जमाते हैं और इसको हम करते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे से। तो हमने यही चीज़ मानी है कि माना M1 और M2 द्रव्यमान के जो कण हैं, जो U1 और U2 वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है, जब इनके बीच संघट्ट होगा, मतलब जब U1 का मान U2 से क्या होगा, अधिक होगा, तो इनके बीच संघट्ट हो जाएगा। और संघट्ट के पश्चात ये मान ले रहे हैं V1 और V2 वेग से क्या करने लगे भाई, गति करने लगे। ठीक है ना, बट ये प्रत्यास्थ संघट्ट है। कौन सा संघट्ट है भाई, प्रत्यास्थ संघट्ट है। तो इतना आप थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो चीज़ों को समझेंगे। देखो, प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए देखो, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए दो शर्तें बताई थी। कितनी शर्तें भाई, दो शर्तें मैंने आपको बता के रखी हैं प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए। वो शर्त क्या है कि संघट्ट के पूर्व जो संवेग होता है, संघट्ट के बाद भी संवेग वही होता है। मतलब संवेग जो है ना, प्रत्यास्था की कंडीशन में, प्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति में संवेग नियत रहता है और गतिज ऊर्जा नियत रहती है। दो चीज़ें नियत रहती हैं। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? तो प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या स्थिति होती है? इसमें क्या होता है, संघट्ट के पूर्व संवेग, संघट्ट के पूर्व संवेग बराबर किसके होता भाई, संघट्ट के बाद संवेग के। ठीक है ना, किसके लिए भाई, प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ये स्थिति है। प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए क्या स्थिति है कि संघट्ट के पूर्व जो संवेग होता है वही संघट्ट के बाद में संवेग होता है। किसकी स्थिति है, प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका था और पिछली वीडियो में ये चीज मैं समझा भी चुका हूं। ठीक है, अब भाई संवेग क्या होता है, तो संवेग भाई P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ये संवेग का सूत्र होता है। संवेग को हम कैसे व्यक्त करते हैं, P से, और संवेग का आपका सूत्र क्या होता है, M इंटू V, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। ये होता है ना संवेग का सूत्र। अब यहाँ पर देखो, संघट्ट का ये सूत्र होता है, संघट्ट के पूर्व दो कण हैं, एक M1 द्रव्यमान का और एक M2 द्रव्यमान का। तो संघट्ट के पूर्व संवेग, कुल संवेग की बात कर रहे हैं, तो संघट्ट के पूर्व कुल संवेग चाहे हो तो लिख सकते हो कुल संवेग, संघट्ट के बाद कुल संवेग, ऐसे करके लिख सकते हो। तो इस कण का संवेग क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो इस कण का द्रव्यमान क्या है भाई, M1 है, और वेग क्या है, V1 है। तो M1 डॉट V1,
अब इस कण के लिए क्या है, तो m2 है और बेग क्या है u2 u1 है, ये u1 और ये आपका हो जाएगा u2 बराबर। देखो समघट्ट के पूर्व कुल संवेग निकाल लिया, ये पहले कण का और ये दूसरे कण का निकाल लिया। अब कुल निकालना है, दोनों को जोड़ दिया। दूसरे कण के लिए निकालते हैं, संघट्ट के बाद की स्थिति। तो संघट्ट के बाद द्रव्यमान तो m1 ही है, बट बेग क्या है v1, ठीक है। दूसरे कण का बेग द्रव्यमान क्या है m2 और बेग क्या है आपका v2। इतना आपको समझ में आया? बोलो जल्दी से बोलो, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो आप कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना चीज़ आप समझ में अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। आगे आप क्या करोगे, आगे आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो 1 वाले हैं उनको अलग करना है और 2 वालों को अलग करना है, ठीक है ना। देखो जैसे ये आपका क्या है 1 वाला है, तो आप इसको क्या करो इस तरफ ले जाओ और इसको आप इस तरफ ले जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा m1 u1, एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा आपका भाई m1 u1। अब ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का है, तो इस तरफ जाके काय का हो जाएगा माइनस का, तो m1 और ये v1। यहाँ पर ये किसका है m2 v2, और ये इस तरफ जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस m2 और ये क्या है u2, तो ये आपका u2। तो देखो इसमें से m1 कॉमन आ रहा है, तो m1 आप कॉमन ले लो, यहाँ u1 माइनस v1 बराबर, यहाँ m2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर v2 माइनस u2। इसको आप कर देना समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? ये आपकी पहली कंडीशन हुई है, पहली कंडीशन हुई है प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, क्योंकि प्रत्यास्थ संघट्ट में जो संवेग नियत रहता है और दूसरा क्या नियत रहता है भाई, दूसरा नियत रहता है इसमें गतिज ऊर्जा। दूसरा इसमें क्या नियत रहता है, गतिज ऊर्जा। तो प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए यहाँ पर फिर से हम प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ला लेंगे, ठीक है। तो स्थिति नंबर 1 थी हमारा, केस नंबर क्या था, ये फर्स्ट था। तो आप क्या कर सकते हो, केस नंबर 1 प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए पहला एक केस था। और प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए केस नंबर जो 2 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि संघट्ट के पूर्व संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा वो किसके बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है भाई, संघट्ट के बाद कुल गतिज ऊर्जा। संघट्ट के बाद कुल गतिज ऊर्जा के, संघट्ट के बाद कुल गतिज ऊर्जा के। बोलो यही होता है ना, बोलो सही बात है, यही होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है एक बार, ठीक है। हाँ एक बार कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहले तो आप गतिज ऊर्जा का सूत्र की बात करो कि सर गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो आप जानते हो सर गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होती है, 1/2 mv², यही होती है ना, 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र यही होता है ना। तो मतलब गतिज ऊर्जा में हमें द्रव्यमान और वेग की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हमें कुल गतिज ऊर्जा चाहिए, मतलब इस कण की और इस कण की और इस कण की और इस कण की। तो आप देखना समझना, संघट्ट के पूर्व की स्थिति यही है ना, तो संघट्ट के पूर्व इस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो हो जाएगी 1/2। इस कण का द्रव्यमान m1, बेग u1 का स्क्वायर, प्लस इस कण के लिए 1/2 m2, ठीक है, और बेग क्या है आपका u2 का स्क्वायर बराबर संघट्ट के बाद कुल गतिज ऊर्जा। तो संघट्ट के बाद ये स्थिति है, तो आपका जो है ना क्या हो जाएगा, 1/2 कण का द्रव्यमान m1, बेग क्या है आपका v1 का स्क्वायर, प्लस 1/2 m2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर इस कण का। तो आप समझ गए ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सब में 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2। तो पहले तो आप क्या कर लो, 1/2 को आउट करो, ठीक है। तो m1 u1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये m2 u2 का स्क्वायर बराबर, इसमें भी 1/2 को आप कॉमन ले लो, जैसे इसमें लिया ऐसे इसमें ले लो, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। 1/2 बराबर नहीं लगा पाया, ठीक है, ये आपका बराबर 1/2। 1/2 इस तरफ, 1/2 इस तरफ, कैंसिल कर दो। अब इसके बाद क्या करोगे, u1 मतलब 1 वालों को अलग करोगे। तो 1 वाला कौन है, इधर पे ये वाला है, और 2 वाला कौन है, ये। तो आप 1 वाले को ले जाओ इस तरफ और 2 वाले को ले जाओ इस तरफ। तो देखो इस तरफ क्या है, m1 u1 का स्क्वायर, जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1
V1 का स्क्वायर बराबर इस तरफ क्या है ये M2 V2 का स्क्वायर, और ये जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा M2 U2 का स्क्वायर। अब M1 इसमें कॉमन है, M2 इसमें कॉमन है, तो कॉमन करो, M1 इसमें से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा भाई, अंदर आपका बचा U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ M2 कॉमन आ रहा है, M2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा V2 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका बचा U2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको आप कर दो समीकरण नंबर 2। बस इतना आपका हो चुका है। इतना जब हो गया है तो अब हमारा जो है ना आंसर आ गया भाई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब हमें भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आपका समीकरण 2 है, जो दिख रहा है ना समीकरण 2, उसमें आपको क्या करना है, समीकरण 1 से भाग देना है। ठीक है ना, जो आपको दिख रहा है ना समीकरण 2 में आपको किससे भाग देना है, समीकरण 1 से, मतलब इस समीकरण में इससे भाग देना। इतना आप कर चुके हो तो देखो मैं इस तरफ का जो है ना वो हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस चीज़ को हटा दूंगा, तो फिर आपको आसानी से समझाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, समीकरण 1 को छोड़ दे रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देना है, तो लिख देंगे समीकरण 2 भाग 1 समीकरण 1। तो LHS से भाग देना और RHS में RHS से, जैसे इसमें इससे भाग लगाना और इसमें इससे भाग, मतलब 1 वालों में 1 वाले से, 2 वालों में 2 वाले से। समीकरण 1 2 है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देना, तो समीकरण 2 आप लिख लो पहले। ठीक है, तो क्या है M1 U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है M2, यहाँ पर है V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर, यही है ना, दिक्कत नहीं। अब इसमें इससे भाग लगाना है, तो देखो इस बार तरफ वालों को इस तरफ वाले से और इस तरफ वालों को इस तरफ वाले से, मतलब इसमें, मतलब ये इसके बटे में लिखेंगे ये इसके बटे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका M1, ये M1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा U1 माइनस V1, यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे M2, ये वाला इसके बटे में लिखेंगे M2, और ये आपका V2 माइनस ये आपका हो जाएगा U2, M1 से M2, M1 से M1। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करो दोस्तों, एक फॉर्मूला लगाओ, आप जानते हो ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B। बोलो सही बात है, बोलो सही बात है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको देखो ये ऐसा फॉर्मूला होता है, अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा हो तो इसको इस टाइप से हम तोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी तो देखो A की जगह आप क्या है U1 है और B की जगह क्या है V1 है, समझ पा रहे हो ना, A की जगह कौन है U1 और B की जगह कौन है V1। तो जब इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा U1 प्लस V1, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको प्लस में लिख दिया, माइनस में लिखेंगे तो U1 माइनस V1 वटे क्या आ जाएगा U1 माइनस V1, ये चल ही रहा है बटे में, बराबर इस तरफ आ जाओ बराबर के। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे V2 प्लस U2 है ना, और एक बार माइनस में तो V2 माइनस U2। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है V2 माइनस U2 चल ही रहा है, तो देखो माइनस वाले को माइनस से काट दो, इसको इससे काट दो। अब हमारे पास क्या बचा भाई U1 प्लस V1 और यहाँ पर क्या बचा भाई V2 प्लस U2। अब क्या करना, संघट्ट के पूर्व वाला जो बेग है, संघट्ट के जो पूर्व वाला बेग है उसको अलग करो और संघट्ट के बाद वाले बेग है उसको अलग करो। संघट्ट के पूर्व कौन से बेग थे, U1 और U2 थे, और संघट्ट के बाद वाले बेग कौन थे V1 और V2। तो मतलब इनको अलग अलग करो, इसको आप ले जाओ इस तरफ और इसको ले जाओ आप इस तरफ। ठीक है, जब ऐसा हम करेंगे तो ये आपका जाएगा V1, ये देखो इसको इस तरफ ले जा रहा है तो इस तरफ क्या बचा V1 है, इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का V2 बराबर, अब इस तरफ कौन है U2 है, क्या है U2, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस U1। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई नहीं। अब इसको देखो, अब हमें क्या करना है, U1 जो है ना, U1 में से क्या करना है U2 को माइनस करना है, U1 में से U2 क्या करना है माइनस करना है। तो देखो ये तो आपका V1 माइनस V2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करना है, जब इसको हम आगे लिखेंगे तो आप क्या करोगे माइनस कॉमन ले लोगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो आपका U1 है
माइनस कॉमन ले लेंगे तो u1 है वो काय का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, और जो u2 है वो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमें यही चीज़ सिद्ध करनी। देखो ये आपका, देखो एक सेकेंड, ये क्या था, संघट्ट के बाद का आपेक्षिक वेग, ये संघट्ट के बाद का वेग था ना, ये जो v1 v2 था वो क्या था, संघट्ट के बाद का वेग था ना कि नहीं, बोलो जल्दी बताओ, था कि नहीं? हाँ बोलो भाई जल्दी बोलो, हाँ था कि नहीं? बिल्कुल, संघट्ट के पूर्व आपेक्षिक वेग, ठीक है। हाँ चाहे तो देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक दूसरा भी है, जैसे मान के चलो इसका वेग हटाएंगे, जब इसका हम वेग हटाएंगे तो सॉरी इसका जो माइनस हटाएंगे तो वो माइनस इस पे आ जाएगा। तो मतलब दूसरा तरीका इसको ऐसा है लिखने का, u1 माइनस u2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस v1 माइनस v2, ऐसा भी दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, संघट्ट के पूर्व का वेग आपेक्षिक। देखो संघट्ट के पूर्व u1 और u2 वेग थे, अब माइनस आ गया, मतलब ये आपेक्षिक वेग है, माइनस आ गया ना, वेगों में क्या आ गया, वेगों का अंतर आ गया ना भाई, और यहाँ भी क्या है, वेगों का अंतर, ये पूर्व वेगों का अंतर है और ये अंत वाले वेगों का अंतर, मतलब ये है इसका जो संघट्ट के पूर्व जो आपेक्षिक वेग था वही संघट्ट के बाद आपेक्षिक वेग के क्या आ गया, बराबर। और देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो आपको ऊपर दिख रहा होगा, कुछ ऐसा ही था, ऐसे ही हमसे सिद्ध करने को बोल रहा था, ठीक है। तो पहला तो आप ये सिद्ध यहाँ तक कर सकते हो, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन आया तो आप यहाँ तक कर सकते हो, और जब नीचे वाला क्वेश्चन आया तो आप एक स्टेप और बढ़ा के यहाँ तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप दोस्तों सब समझ गए होगी, दिक्कत नहीं होगी, मैंने कोशिश आपको पूरा की है समझाने की एक एक स्टेप को, ठीक है। तो बस एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।